किंगफिशर केस में ऐसा क्या हुआ था एंड व्हाई सच ए बिग स्कैम हैपेंड इन इंडिया। इतनी प्रीमियम एयरलाइन कैसे इतने ज्यादा लॉस में चली गई कि इसके ओनर को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। मार्केट बहुत अच्छा होता था जब पीक सीजन होता था, तो किंगफिशर की पर डे कम से कम 400 फ्लाइट्स चलती थी। किंगफिशर का बैकग्राउंड जानते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ किंगफिशर। हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ केस स्टडीज। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किंगफिशर केस स्टडी। विजय माल्या नाम तो सुना होगा। तो ये किंगफिशर केस में ऐसा क्या हुआ था एंड व्हाई सच ए बिग स्कैम हैपेंड इन इंडिया। क्या सारे रीजंस रहे थे ये स्कैम के, ये डाउनफॉल के। एक इतनी प्रीमियम एयरलाइन कैसे इतने ज़्यादा लॉस में चली गई कि इसके ओनर को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। लेट अस नो अबाउट दिस केस। किंगफिशर का बैकग्राउंड जानते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ किंगफिशर। किंगफिशर एक एयरलाइन थी जो विजय माल्या ने फाउंड की थी इन द ईयर 2005। Marketed as a luxury airline with premium service, important to be noted here। ये जो एयरलाइन थी ये सीधी सादी एयरलाइन नहीं थी, एक प्रीमियम कैटेगरी की एयरलाइन थी जो लग्जरी एक्सपीरियंस दे रही थी अपने कस्टमर्स को। रैपिड एक्सपांशन, किंगफिशर एयरलाइंस का इतना ज़्यादा एक्सपांशन कर दिया था, लोन्स हो गए थे, डेट्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपांशन, इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ डेक्कन एयर। डेक्कन एयर नाम की एक कंपनी थी जो किंगफिशर ने एक्वायर की थी, ठीक है, एट इट्स पीक। जब मार्केट बहुत अच्छा होता था, जब पीक सीजन होता था, तो किंगफिशर की पर डे कम से कम 400 फ्लाइट्स चलती थी। ऑपरेटेड ओवर 400 फ्लाइट्स डेली, विच इज नॉट अ स्मॉल फिगर। अब इतनी फ्लाइट्स जिस कंपनी की चल रही हो, वो कंपनी मैम लॉस मेकिंग कैसे बन गई। तो बच्चों यहाँ जानते हैं हम रीजन कि हुआ क्या। अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनका जो बिजनेस मॉडल था वो अनसस्टेनेबल था, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए तो बिजनेस कर सकते हो पर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना मुश्किल था। और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जैसे स्टाफ का खर्चा, फ्लाइट एक्सपीरियंस का खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चे इनके बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के थे। आप सोचो अगर इंसान अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस किए जा रहा है, ये कब तक चलेगा। हैवी लॉसेस पोस्ट एयर डेकन एक्विजिशन। जब एयर डेकन को एक्वायर किया तो उसके बाद लॉसेस और ज़्यादा बढ़ गए इस एयरलाइन में। नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस एयरलाइन को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, वो उनके पास कोई सोर्स, कोई तरीका नहीं था, ना ही उसकी कोई स्ट्रेटजी थी कि लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, दैट वॉज द स्टार्ट, जहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इनफैक्ट अबाउट टू जीरो प्रॉफिट। पर जब आप देखते हैं प्रॉफिट को इन करोड़ रुपीस, तो ये डाउनफॉल है किंगफिशर का। 2009 में इतना डाउनफॉल हुआ और 2010 में जो डाउनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने तो नुकसान कर लिया था इस एयरलाइन में। हाई डेट और इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स हो चुकी थी, 7000 प्लस करोड़ बाय द ईयर 2012। 2012 तक इनका जो डेट है, इनकी जो बोरोइंग है, 7000 करोड़ प्लस हो चुकी थी। एंड फेलियर टू पे सैलरीज, ऐसी नौबत आ गई कि ना तो ये सैलरी पे कर पा रहे थे, ना ही टैक्स पे कर पा रहे थे, और ना ही ये प्लेन के खर्चे उठा पा रहे थे। अब एक ऐसी सिचुएशन कि आपकी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा, खर्चे इतने ज़्यादा और प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप कहाँ से पे करोगे। नो सैलरीज, नो टैक्सेस, नो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ भी पे करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। और यही रीज़न रहा है किंगफिशर को बंद करने का। कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए थे कि किंगफिशर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया था बैंक्स ने। बैंक्स ऐसा तब डिक्लेयर करती है जब बैंक को लगता है कि इस बंदे के पैसे हमारे पास नहीं आने वाले। एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया था किंगफिशर को। इनका फ्लाइंग लाइसेंस जो है वो भी सस्पेंड हो चुका था 2012 में। अब लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो आप प्लेन उड़ा ही नहीं सकते हो, तो इनकम तो बिल्कुल भी जीरो हो चुकी थी। विजय माल्या फ्लेड इंडिया इन 2016 अमिस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड एलिगेशन। और 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर जा चुके थे क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस लग चुके थे। एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर and faced extradition request
और इनको विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया गया था। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ऐसा पर्सन जो जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहा है, उस लिस्ट में डाल दिया गया था। सो दैट इज हाउ किंगफिशर वाज टोटली डिवास्टेटेड, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी किंगफिशर एयरलाइन। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? ठीक है, एक्सपांशन करो बट सोच समझ के करो। स्ट्रेटजीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इज एसेंशियल इन हाई रिस्क इंडस्ट्री। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है आपको पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर टू अर्न एंड हाउ मच टू स्पेंड। कहाँ से आप अपनी अर्निंग्स राइज कर सकते हो और कैसे आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। एथिकल लीडरशिप एंड कंप्लायंस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म वैल्यू। लीडरशिप शुड बी एथिकल। अ पर्सन शुडंट बी लाइक दैट जो दूसरों को पैसों पे सब कुछ इस तरह से तबाह करके छोड़कर चला जाए। एथिकल लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो भी आप अच्छे से असेस करो कि एक्विजिशन कॉस्ट कितना है। जो पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको किंगफिशर ने एक्वायर किया था। स्टेक होल्डर ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, सप्लायर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज आप पे ट्रस्ट करते हैं। इन सब का ट्रस्ट ब्रीच हुआ था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन एंड दे आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर आपके स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट आप पे नहीं रहेगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट। तो एक बहुत ही बढ़िया एयरलाइन थी जो पूरी कोलैप्स हो चुकी थी, जो 400 फ्लाइट्स पर डे जो रन कर रही थी, क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इनका एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ जा रहा है। इन्होंने डेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि रीपेमेंट करने के लिए पैसों के कोई सोर्सेज ही नहीं थे इनके पास। तो ये सारे रीज़न रहे थे किंगफिशर के फेल होने के। एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम सच केसेस व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर मोर सच केसेस।